students. Now, for compression cycle from RAC, in which we can first of all discuss basic refrigeration cycle. First is compressor, second is condenser, third is expansion, and then evaporator. And now we can first topic latent heat. What is latent heat? The amount of heat required to change the state of a substance without change its temperature is known as latent heat. हमें कितनी हीट की ज़रूरत है किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए उसके बिना टेम्परेचर को चेंज किए, इसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड देन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट अगर एसोसिएट कर रही है किसी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए और लिक्विड को फ्रीज करने के लिए, उसे तो कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लेटेंट हीट एसोसिएट कर रही है किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को वेपर करने में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर उसको कंडेंस करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल क्या है इसका? वेपर कंप्रेशन साइकिल का वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही वर्क करता है इवेपोरेशन के ऊपर, जिसके कारण कूलिंग होगी। अब जैसे कि वेपर वेपर की कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, अगर वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसकी लेटेंट हीट की ज़रूरत होगी। तो उस लेटेंट हीट से कितनी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगे जिससे कि वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो उसके लिए हीट की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही हीट के वहाँ से हीट की ज़रूरत होगी तो उस सराउंडिंग से हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट करके वहाँ से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इस प्रिंसिपल के ऊपर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है। अब आता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसके अंदर ना सिर्फ चार वो है जिस पे ये काम करता है। सबसे पहले तो कंप्रेशन, जो कि कंप्रेसर का काम है, चार्ज को कंप्रेस करता है। फिर कंडेंसेशन, जो कि कंडेंस करता है। फिर एक्सपेंशन, फिर उसको एक्सपेंशन का काम करता है। फिर आएगा इवेपोराइजेशन, जैसे कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं। जैसे कि ये वाला कंप्रेसर है जो राउंड से उसके बाद लगा हुआ ये सबसे पहले तो इवेपोरेटर से ये जो अपना रेफ्रिजरेंट को ड्रॉ करेगा अपने अंदर, फिर उसको कंप्रेस करेगा, उसको टेम्परेचर को हाई करेगा एंड प्रेशर को हाई करेगा। प्रेशर को हाई करेगा, प्रेशर की हाई होने की वजह से टेम्परेचर उसका ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। फिर वो कंडेंसर में जाएगा, उसको ठंडा करेगा, उसमें रिजल्टेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से वो उसके वेपर में कन्वर्ट होगा। बट इसके अंदर जो इसका प्रेशर है जो वो कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में आएगा। एक्सपेंशन वाल्व करेगा क्या, उसको जो वो हाई प्रेशर में था वो लो प्रेशर में जाएगा। जैसे ही वो लो प्रेशर में जाएगा फिर उसको लेटेंट हीट की ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ से वो लेटेंट हीट लेगा और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब ये इसका जैसे चार्ट में, ये कंप्रेशर रहा, ये कंडेंसर रहा, ये एक्सपेंशन रहा, और ये इवेपोरेशन एंड देन फिर अगेन कंडेंसर। अब आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन है क्या? ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। इसके अंदर जो कंप्रेसर है वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के अंदर एंटर करेगा, और उसको फिर जब उसके डिलीवर वाल्व के पास उसका प्रेशर जो होगा हाई होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा। उसके बाद आता है कंडेंसेशन आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से लीव करेगा तो उसका हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, बट जो कंडेंसर क्या करेगा, उसके प्रेशर को उसके प्रेशर को उतना ही मेंटेन करके रखेगा, और जो उसकी हीट है, टेम्परेचर है, उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। अब उसके बाद आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन द हाई प्रेशर लिक्विड। जो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है वो जब एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू पास होगा तो उसके ना उसका प्रेशर है ना एकदम ड्रॉप हो जाएगा, एकदम यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। दिस रैपिड एक्सपेंशन लीड टू डिक्रीज द टेम्परेचर। और जो रैपिड एक्सपेंशन होगा वो उसका टेम्परेचर और डिक्रीज करेगा और उसके प्रेशर को भी डिक्रीज करेगा, और वो प्रिपेयर कर देगा रेफ्रिजरेंट को अगली स्टेज के लिए, यानी कि इवेपोरेशन के लिए। इवेपोरेशन के अंदर लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, वो एब्सॉर्ब हीट यानी कि हीट को एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द स्पेस एंड दैट नीड टू बी कूल्ड। जैसे ही वो रेफ्रिजरेंट हीट को एब्सॉर्ब करेगा तो उसको हीट की जरूरत होगी, वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। कंपोनेंट क्या है अब इसके?
कंपोनेंट कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रिसीवर है, एक्सपेंशन वोल्व है एंड इवोपरेटर है। कंप्रेसर कंप्रेसर का सबसे पहले फंक्शन क्या है कि वो उसको कंप्रेसर चार्ज को ड्रॉ करना है अपने अंदर, फिर उसको कंप्रेस करना है, उसका प्रेशर इंक्रीज करना है, प्रेशर इंक्रीज के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर होता है क्या है, उसके अंदर कूलिंग कॉइल्स लगी होती है, और जैसे ही उसके अंदर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के अंदर एंटर करता है तो वो उसको कूल करता है रेफ्रिजरेंट को एंड कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। और उसके बाद आता है रिसीवर। अब जैसे ही कंडेंसर से वो जाएगा रेफ्रिजरेंट, वो से पहले रिसीवर में जाएगा। वो सबसे पहले रिसीवर में जाएगा, रिसीवर में जाते जाते जैसे वो रिसीवर में जाएगा वो लिक्विड स्टेट में जाएगा। लिक्विड स्टेट में जाने के बाद वो रिसीवर में रिसीव हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व एकदम तो इतना स्टोर कर नहीं सकता। फिर रिसीवर से हो जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व उसको एक हल्का सा पास आउट होगा, चाहिए एकदम हल्का सा, जिससे कि वो निकलेगा रेफ्रिजरेंट, वो अपनी लार्ज अमाउंट एरिया में एक्सपेंड होगा, और जिससे कि आगे फिर इवेपोरेटर में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब आगे पीएच चार्ट, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट। इस पीएच चार्ट के अंदर एक्स एक्सिस भी होती है हमारी एंथैल्पी एंड वाई एक्सिस भी होती है हमारा प्रेशर। द चार्ट, ये जो चार्ट है वो तीन एरियाज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक दो लाइंस की हेल्प से, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड ड्राई लाइन, वेपर लाइन। द रीजन ऑफ द जो एरिया है लेफ्ट साइड ऑफ द सैचुरेटेड लाइन क्या है, उसको कहते हैं हम सब लिक्विड रीजन। और इस रीजन के अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे होता है, corresponding to pressure and the region right। और सैचुरेटेड वेपर लाइन के जो राइट में होता है उसके रीजन होता है, यानी कि जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सुपर हीटेड वेपर रीजन। एंड द रेफ्रिजरेंट वेपर टेम्परेचर, जो रेफ्रिजरेंट का और रेफ्रिजरेंट वेपर होते हैं उनका टेम्परेचर होता है वो ऊपर होता है सैचुरेशन टेम्परेचर से, corresponding टू इट्स प्रेशर। अब जो मिडल रीजन रह गया उसके बीच का, यानी कि ये होगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और ये होगी सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसके इधर तो रहता है हमारा सबकूल, इसके इधर रहता है हमारा सुपर हीटेड वेपर लाइन के सुपर हीटेड वेपर रीजन। और जो बीच वाला पार्ट रह गया इसके अंदर दोनों फेस होंगे, लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा। The middle region bounded by saturated vapor line represent change its phase, जहाँ पे उसका फेस चेंज हो रहा है लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। ठीक है, इसमें लिक्विड और वेपर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इन दिस चार्ट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो रिप्रेजेंट कर रही है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन वो रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट प्रेशर, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एंथैल्पी। ठीक है। और ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन एक्सटेंड फ्रॉम, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये रहा ना ड्राइनेस फ्रैक्शन, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन की ये जो लाइन है एक्सटेंड फ्रॉम टॉप, ऊपर से जो नीचे की तरफ ड्रॉ की गई है वेट रीजन के अंदर। ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ दिया है, वो पूरा वेट रीजन के अंदर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होंगी में सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के। ठीक है। और जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है वो मतलब कि नियरली वर्टिकल, वर्टिकल के आसपास होंगी और पैरेलल होंगी एंथैल्पी लाइन से। और जो हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन इन अ वेट रीजन, जो हॉरिजॉन्टल और पैरेलल की प्रेशर्स लाइन है वो कांस्टेंट वेट रीजन के अंदर, यानी कि दोनों के बीच वाले हिस्से में ये लाइन डायरेक्शन चेंज करेंगी एंड फॉल टू द बॉटम चार्ट, बॉटम पे आके अपनी लाइंस को चेंज करेंगी जैसे कि यहाँ पे। अब इसके बाद आता है हमारे पास थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन सुपरहीटेड आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि थ्योरेटिकली जो वेपर है सुपरहीटेड वेपर है आफ्टर कंप्रेशन के बाद उनको कैसे होगा। जैसे कि सबसे पहले तो 1 से 2 इन टी एस डायग्राम, 1 से 2, यहाँ पे कंप्रेसर है, अब उसको कंप्रेस करेगा।
सुपर हीट होगा वेपर। वेपर होगा जो सुपर हीट, ये आ गया हमारा सुपर हीटेड रीजन। और ये 2 से 3 होगा हमारे पास। और ये 2 से 3 होगा हमारे पास कंडेंसेशन, एंड 3 से 4 होगा हमारे पास एक्सपेंशन, एंड 4 से 1 होगा इवेपोरेशन। अब इसके बाद ये वाला रीजन यहाँ पे कंप्रेस होगा सुपरहीटेड इवेपोरेशन की कुछ। यहाँ पे ये वाला रीजन है 1 से लेके 1 डैश तक, ये तो होगा सुपरहीटेड। सुपर हीटिंग यहाँ पे हो रहा है। और पीएच डायग्राम में हम देखेंगे जो बैटरी रीजन के इस तरफ है 1 से 2, ये अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसमें इंक्लाइंड लाइन में। इस प्रोसेस के अंदर 1 से 2 तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 3 रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रही है, 3 से 4 रिवर्सिबल एक्सपेंशन रेफ्रिजरेंट बाय थ्रोटलिंग। एक्सपेंशन और थ्रोटलिंग यानी कि जो एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। 4 से 1 हमारे पास है रिवर्सिबल एडिशन ऑफ हीट एट, हीट की एडिशन हो रही है उसके अंदर। और इसकी जो सीओपी की वैल्यू रहेगी क्या हुआ अपॉन डब्ल्यू, यानी कि हीट कितनी दी है और उससे वर्क डन हमें कितना मिला। ये हमारी रही होगी वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू। थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन है सब कूलिंग ऑफ लिक्विड आफ्टर कंडेंसेशन। वो तो सुपर हीटेड वाला रीजन था जो सिर्फ 1 से 1 डैश तक जा रहा था। अब ये इसमें उसमें 1 से 1 डैश था सुपर हीट, तो उसमें एकदम हीट होता है। तो 2 से 2 डैश तक, 2 से 2 2 से लेके 3 तक, 3 के बाद 3 से 3 डैश, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 डैश आएगा। अभी इसके बाद यहाँ पे जो रीजन है कंडेंसर के अंदर, कंडेंस कंडेंसेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें यहाँ पे आएगा सब कूलिंग रीजन। और एज पर पीएच डायग्राम उसमें उसमें इंक्लाइंड है, इसमें हॉरिजॉन्टल होगा। जैसे कि हॉरिजॉन्टल ये प्रेशर को कांस्टेंट दिखा रहा है। अब सब ऑफ इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग इन लिक्विड। अगर जो हमारे पास गिवन प्रेशर है, प्रोसेस ऑफ कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, एंड द प्रोसेस ऑफ कूलिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट इट्स कंडेंस होगा, कंडेंसिंग टेम्परेचर होगा ना, उसको कहेंगे हम सब कूलिंग। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। एक्चुअली जो वेपर कंप्रेशन है वो होता है इस तरीके से, जैसे कि 1 से 2, 1 से 2 में हमारे पास टेम्परेचर है जो कांस्टेंट है, और 3 से 4 में प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से 3 से 4 पे होगा, ये में 3 से 4 पे होगा फ्रिक्शन, और 4 से 5 पे होगा टेम्परेचर इंक्रीज, और 5 से लेके हमारे पास 6 तक होगा कंप्रेशन प्रोसेस, और 6 से 7 होगा टेम्परेचर डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस, और 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 होगा कंडेंसेशन प्रोसेस, और 11 से 1 होगा एक्सपेंशन प्रोसेस। अब इसके बाद आता है फ्लैश चैम्बर, एक्यूमुलेटर एंड ड्रायर। अब इसमें ये वाला डायग्राम है, इसमें जस्ट ये देखो ये कंपोनेंट लगे कहाँ पे हुआ। ये आफ्टर कंडेंसर के बाद लगा हुआ है हमारा ये फिल्टर, यानी कि एज ए ड्रायर। और फ्लैश चैम्बर लगा हुआ है आफ्टर एक्सपेंशन डिवाइस के बाद, ये जिसमें से 3 यूनिट, 3 वोल्व लगे हुए हैं, एक इनपुट है 2 आउटपुट है। ठीक है। और एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर जस्ट आफ्टर लगा है इवेपोरेटर के बाद। अब इन तीनों का काम आगे देखते हैं। एज इन दिस वीडियो, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर ने चार्ज को कंप्रेस किया, वो कंप्रेस होने के बाद गया इस डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या हुआ, फाइन लग रहा है, इसको कूल कर रहा है एट हाई प्रेशर के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर गया। उसके बाद रेफ्रिजरेंट गया किस में हमारे पास, ड्रायर में। अभी ड्रायर का काम है क्या इसमें देखो, ये ड्रायर इसमें करेगी क्या, जितने भी, वैसे तो रेफ्रिजरेशन की यूनिट में कोई डस्ट पार्टिकल होता नहीं, अगर बाई चांस कोई आ भी जाता है कि आगे वो हमारी उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, वो यहाँ पे जितने भी डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, इसको रिमूव कर देगा। ये तो होता है हमारे फिल्टर एंड ड्रायर का काम। उसके बाद वो गया रेफ्रिजरेंट की इसमें एक्सपेंशन वाल्व में। ये रहा हमारी एक्सपेंशन वाल्व जो
हम्म, क्या बताऊं इसको। ये तो रहा हमारा एक्सपेंशन वाल। इसके बाद अगर इसके बाद ये जो यूनिट दी हुई है फ्लैश चैम्बर, इस फ्लैश चैम्बर के अंदर होगा जनरली क्या, जैसे कि रेफ्रिजरेंट है, हाई लो प्रेशर लो टेम्परेचर का मिक्सचर लिक्विड होगा यहाँ से। ठीक है, अब तो जितना तो लिक्विड है, अगर हमें वेपर की यहाँ पे जरूरत नहीं होती रेफ्रिजरेंट की, अब जितना तो लिक्विड है वो तो इवेपोरेटर के अंदर चला जाएगा फ्लैश चैम्बर की यूनिट से। और जो दूसरी यूनिट है, जितने भी वेपर है उस रेफ्रिजरेंट के, वो बाईपास हो जाएंगे सीधा कंप्रेसर में, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वेपर वाले रेफ्रिजरेंट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट की जरूरत है, वो इसमें चला जाएगा। ये तो काम हो गया इसका फ्लैश चैम्बर का। अब उसके बाद रहता है एक्यूमुलेटर का। एक्यूमुलेटर एडजस्ट इसके बाद लगा होता है इवेपोरेटर के बाद। अब इसमें जो वेपर है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर के वेपर होंगे। अगर इसके बाद जैसे कि कोई भी, यानी कि इस यूनिट के अंदर कूलिंग पूरी होगी और यहाँ पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो सा, वो वेपर में कन्वर्ट कंप्लीटली नहीं हो पाया और वो लिक्विड ही फॉर्म में रह गया, और जो एक्यूमुलेटर है वो लिक्विड फॉर्म रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि वो मतलब कि उसको वेपर में कन्वर्ट करके फिर उसको कंप्रेसर की यूनिट में भेजेगा। ये हो गया हमारा काम इसका, फ्लैश चैम्बर, accumulator and dryer loop system. Flash chamber is a cylindrical tank is known as a flash chamber, therefore between the expansion wall। इसके बाद लगा था सेपरेट एंड, इसको होगा एक्यूमुलेटर का भी काम बताती है और ड्रायर का भी काम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।